अपने को जो हायर परचेज पढ़ना है उसमें मेन आपका 2-3 टाइप का क्वेश्चन है। जो मेन क्वेश्चन है उसमें हायर परचेज और हायर वेंडर की बुक्स में अकाउंट्स खोलने का, लेजर खोलने का। उसके अलावा इसमें भी स्टॉक डेटर मेथड है, फाइनल अकाउंट मेथड है। तो 3 मेथड है, नॉर्मल बुक्स खोलने का, स्टॉक डेटर मेथड और फाइनल अकाउंट मेथड। स्टॉक डेटर फाइनल अकाउंट इसमें आता बहुत कम है, एक बार क्रैकर से भी इस चीज को देखना। मेन जो आता है वो है दोनों के बुक्स में लेजर ओपनिंग, ठीक है। अब वो लेजर ओपनिंग पार्ट में 2 टाइप का काम है। पहला काम है कुछ वर्किंग निकालना और दूसरा काम है लेजर बनाना। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, जो खरीदता है उसको हायर परचेजर बोलते हैं और जो बेचता है उसको हायर वेंडर बोलते हैं, ठीक है। वो वर्किंग में मेन फिगर क्या चाहिए? कोई भी सम चालू करने के लिए अपने को मेन सबसे बड़ा बात चाहिए कैश प्राइस और एवरी ईयर का इंटरेस्ट का ब्रेकअप, इंटरेस्ट ऑफ ईच ईयर। सर कैश प्राइस मतलब क्या होता है? जो पेमेंट आप तुरंत करते अगर पूरा एसेट लेते, तो अब भी पूरा पैसा देकर अगर एसेट लेते कितना में आता? क्योंकि जब अपने हायर परचेज यानी एक टाइप का ईएमआई पे जब एसेट लेते हैं, अगर अभी हम एक लैपटॉप लेके आता तो 40,000 का लैपटॉप है, मान लो उसका कैश प्राइस, मतलब अभी पूरा पैसा देता तो 40,000 में हमको दे देता, लेकिन हम उसको बोल रहे हैं हमको 12 ईएमआई में चाहिए, तो हमको क्या बोलेगा 44 या 45 जो भी पड़ेगा, है ना? ऐसा ही तो होगा ईएमआई में। हाँ। तो ये जो 40,000 की सीपी है, ये हो गया हायर परचेज प्राइस, एचपी प्राइस। और इन दोनों का गैप ही क्या हो गया? इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट तो हमको टोटल पता चल गया 5,000, बट मेरा उससे काम होगा नहीं। मेरे को चाहिए एवरी ईयर कितना इंटरेस्ट पे करा, अगर मान लो ये 4 साल में पेमेंट करे, वो ब्रेकअप चाहिए। तो मेन 2 आइटम आपको ये सम बनाने के लिए चाहिए, एक है कैश प्राइस, एक है इंटरेस्ट पे। अब दूसरा इंपॉर्टेंट काम का बात, और फिर आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर। सर इन एसेट का 2 काम हो सकता है, या तो हम फुल पेमेंट कर दे, तब तो कोई झगड़ा ही नहीं, पूरा ईएमआई चुका दे, वो हमको सम में देगा नहीं क्योंकि वो तो कुछ अकाउंट ही नहीं होगा। या होगा रिपोजिशन। रिपोजिशन माने सर हम पूरा पेमेंट नहीं कर पाए और वो एसेट उठा के ले गए। यही होता है ना ईएमआई में, पूरा पैसा नहीं दो तो एसेट को उठा लेगा और आप जितना ईएमआई भर चुके हो उसको वो भाड़ा मान लेगा, रेंट, ठीक है सर। अब रिपोजिशन 2 टाइप का, पार्शियल और कंप्लीट। कंप्लीट में कोई ड्रामा नहीं, जो थोड़ा बहुत झमेला है वो पार्शियल में। पार्शियल मतलब सर हम 3 मशीन लाए थे, वो 1 उठा के ले गया, 2 उठा के ले गया, बाकी छोड़ दिया मेरे पास। और कंप्लीट मतलब 3 का 3 उठा के ले गया, सारा उठा के ले गया। यहाँ 3 में से 2 या 1 उठा के ले गया, बाकी मेरे पास छोड़ दिया, और यहाँ तीनों ले गया। यहाँ पंगा क्यों नहीं है सर? यहाँ तो फिर लेजर सारे बंद ही हो जाएंगे, तो फिर झमेला ही क्या? बैलेंसिंग फिगर से बंद कर दो सब, बैलेंसिंग फिगर को क्या मान लो, प्रॉफिट या लॉस, और बंद कर दो। ये काम का बात समझ में आया? हाँ सर। अब बात आता है सर लेजर क्या क्या बनाना है। तो हायर परचेजर के बुक में आपको मेनली 2 लेजर बनाने हैं, एक तो एसेट अकाउंट और एक हायर वेंडर अकाउंट। जब एसेट अकाउंट बनाएंगे तो एसेट खरीदेंगे तो यहां लिखेंगे टू वेंडर, वो भी कौन सा प्राइस? एचपी प्राइस, सॉरी कैश प्राइस, इसीलिए कैश प्राइस चाहिए। यहाँ पे विथ इंटरेस्ट फिगर नहीं आएगा बेटा, इंटरेस्ट इज नॉट अ कॉस्ट ऑफ द एसेट, है ना? हाँ। यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे ऑलवेज कैश प्राइस है। सर एक बात तो ये क्लियर समझ में आया। फिर एसेट अकाउंट में यहाँ बाई डेप्री आएगा, एकदम पता है डेप्रिसिएशन के लिए एसेट अकाउंट बनाते थे ना, हाँ। ये पूरा वही है।
तुम लॉजिकली समझो तो जो डेप्रिसिएशन की बनाते थे वही, तो यहाँ डिप्री आ जाएगा, यहाँ बैलेंस सीडी, मान लो पहला ईयर। अब एक और अकाउंट क्या बनेगा, ये तो एसेट अकाउंट बना सर, एक अकाउंट बनेगा हायर वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट, मतलब परचेजर के बुक में दो अकाउंट बनेगा, एसेट अकाउंट और हायर वेंडर अकाउंट। हाँ वो यहाँ पर जितना देना है रुपया यहाँ लिखेगा एसेट का दाम, तो बाई एसेट, वही कैश प्राइस, सीपी वैल्यू, जितना डाउन पेमेंट देगा। डाउन पेमेंट क्या होता है सर, एसेट खरीदते वक्त मान लो हमको वो बोल रहा है 48,000 का लैपटॉप है, आप 3,000 अभी दे दो और बाकी 45,000 आपका ईएमआई में हो जाएगा, तो जो 3,000 हम उसको तुरंत दिए वही है डाउन पेमेंट, तो यहाँ 2 बैंक आएगा। यहाँ पे अब इंटरेस्ट आएगा पहला साल का, इसीलिए इंटरेस्ट का ब्रेकअप चाहिए, वो वर्किंग कैसे होगा वो सीखेंगे। यहाँ बाई इंटरेस्ट आएगा, तब यहाँ पे 2 बैलेंस सीडी आएगा, तो फिर ईएमआई का पेमेंट आएगा, सॉरी ईयर एंड में, वो ईएमआई जो पे की विथ इंटरेस्ट, अब यहाँ पे बैलेंस सीडी बचेगा, फिर वो अगले साल बीडी हो जाएगा। पहला साल खत्म। पहला साल में क्या क्या किए सर, एसेट अकाउंट में 2 वेंडर और बाई डेट और बैलेंस सीडी, और वेंडर अकाउंट में बाई एसेट बाई इंटरेस्ट, इधर में जो डाउन पेमेंट का और ईएमआई का पेमेंट का 2 बैंक और बैलेंस सीडी। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम चंद्रलेखा, मेरा वॉइस आ रहा है? हेलो, ये बीडी रहा एसेट अकाउंट में, फिर उसका हम बाई डेप किए, मान लो हम 3rd ईयर में जाके डिफॉल्टर होंगे, तो यहाँ बाई डेप कर देंगे, फिर यहाँ बाई बैलेंस सीडी बचेगा एसेट अकाउंट में, फिर वो 3rd ईयर में बाई बीडी हो जाएगा। वैसे हायर वेंडर अकाउंट में क्या होगा सर, यहाँ पे 3rd ईयर में फिर बाई इंटरेस्ट, 2nd ईयर में फिर बाई इंटरेस्ट आएगा, फिर उसका 2 बैंक आएगा, जितना हम पेमेंट करेंगे ईएमआई, फिर इसका भी बैलेंस सीडी बचेगा, 3rd ईयर में फिर वो बीडी होगा। 2nd ईयर में मैंने कोई गड़बड़ नहीं हुआ था तो वही रिपीट हो गया, खाली डाउन पेमेंट वाला बात को छोड़ के, क्योंकि वो तो खाली फर्स्ट ईयर में ही हो सकता है। हाँ अब बात आया 3rd ईयर में, मान लो हम 3 महीना ऐसे यूज किया, तो 3 महीने का इंटरेस्ट तो आएगा, हाँ और अब हम बोला जाओ पेमेंट नहीं दे पाए, जो 3rd ईयर का पूरा इंटरेस्ट आएगा, मान लो 3rd ईयर के एंड में पेमेंट करते हैं, तो 3rd ईयर का पूरा ब्याज तो आएगा। हाँ अब हम बोला ईयर एंड में जाके जाओ पेमेंट नहीं कर पाए, तो बाई डेप भी आएगा, क्योंकि हम 3rd ईयर एसेट तो यूज किया ही है, तो यहाँ पे भी बाई डेप और यहाँ पे भी बाई इंटरेस्ट आ गया, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। अब अगर बेटा सब बोलता कंप्लीट रिपोजिशन, हम बोले जाओ नहीं देंगे और वो पूरा एसेट उठा के लेंगे फुल, तो सर बहुत आसान, यहाँ पे 2 एसेट करके इस अकाउंट को बंद कर दीजिए, मतलब बैलेंसिंग फिगर 2 एसेट कर दीजिए, और इसको यहां पर बाई हायर वेंडर लिखिए, ठीक है, अच्छा, और यहां से बाई पीएल निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट एसेट ले गया, आप वेंडर को कुछ नहीं देना है, नहीं, इसलिए उसको पूरा जो देना था वो 2 एसेट करके हम खत्म कर दिए, ओपनिंग बीडी और उस साल का ब्याज 3rd ईयर का। मान लो ये 3rd ईयर का बैलेंस बीडी आ रहा है 2 लाख और इंटरेस्ट आ रहा है 20,000, तो 2,20,000 हम उसको नहीं दे पा रहे, हाँ वो एसेट उठा के ले जाएगा, हाँ तो ऑब्वियस बात है हमको एसेट कैंसिल करना पड़ेगा, 2 एसेट, और कौन ले गया हायर वेंडर, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, यहाँ पे पूरा 2,20,000 आ जाएगा। हाँ लेट से यहाँ पे मेरा फिगर था 3 लाख बीडी में एसेट साइड में, उस साल का डिप्री भी आया 30,000, तो 3 लाख इधर है, इधर 30,000, इधर 2,20, तो यार है 2,50 और ये 3 लाख, तो 50,000 का लॉस, बात खत्म। हर बार लॉस ही आएगा बिल्कुल, ये बात हम आपको जब बीकॉम लेवल पर आता था तब भी बोला था एक बात, कभी भी जिंदगी में अगर आप फेल करते हो ईएमआई,
आपका फायदा कभी नहीं हो सकता, आपका कभी भी प्रॉफिट आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बेटा जान बुझ के EMI डिफॉल्टर हो जाए। हाँ जब मेरा बेनिफिट है तो क्यों दे पैसा, नहीं देंगे। तो ये कभी भी आपका प्रॉफिट आएगा नहीं। EMI का वैल्यू ऐसे ही रखता है कि अल्टीमेटली आप ही लॉस में रहो जब भी आप फेल करो, सो दैट यू डोंट डिफॉल्ट। ये तो आसान बात था। अगर यही बेटा पार्शियल रिपोजिशन होता, माने 3 में से 2 मशीन ले गया, 1 बाकी है, हाँ तो क्या होता? तो यहां पर भी कुछ बैलेंस बचेगा, इसमें भी कुछ बैलेंस बचेगा, क्योंकि जो 1 मशीन बाकी है उसको तो EMI चुकाएंगे ना। और एसेट अकाउंट में, क्योंकि देखो इस मेथड में क्या हो रहा था कंप्लीट में, ये एसेट अकाउंट भी बंद, हायर वेंडर भी बंद, क्योंकि सारा ही एसेट ले गए, तो एसेट भी खत्म और अब आपको कुछ पैसा देना भी नहीं है, तो वेंडर अकाउंट भी खत्म। ठीक बात। हाँ लेकिन सर पार्शियल रिपोजिशन में यहाँ पे गड़बड़ हो, तो वो मान लो हम 3 मशीन लाए थे, अब हम EMI फेल कर रहे हैं। पहला 2 साल तक तीनों मशीन का सब कुछ पे किए, 3rd ईयर में आके हम EMI फेल किए, क्योंकि EMI अलग अलग मशीन का नहीं होता, कंबाइंड होता है। हर मशीन का अलग अलग EMI नहीं होगा जब एक साथ लिए तो। लेकिन 3rd ईयर में हम जाके बोला भाई अब EMI नहीं दे पा, क्योंकि हम अच्छा, मान लो 4 साल का EMI था, तो क्योंकि हम अच्छा खासा EMI दे दिए, सर हाफ EMI दे दिया पहले 2 साल का, मतलब 4 साल का EMI और अब 2 साल चुका दिए, मतलब आप आधा पैसा पेमेंट कर दिए, तो बेटा सारा ऐसे को उठा के ले जाए तो ये मेरे साथ गलत नहीं होगा। हाँ तो गवर्नमेंट लॉ बोलता है और वेंडर भी बोलेगा चलो एक काम करते हैं, 3 में 2 मशीन ले जाते, 1 तुम यूज करो और उसका EMI आगे देते रहो। हम बोला चलो ठीक है। तो यहां जो 2 मशीन वो ले जा रहा है बेटा, वो अपने हिसाब से उन 2 मशीन पे 3 साल का डिप्री निकाले। आई रिपीट, जो ले जा रहा है उसका डिप्री का परसेंटेज अलग होगा, तुम्हारा अलग। तो तुम भी जो 2 मशीन ले गया उसका 3 साल का डिप्री निकालो। मान लो 3 लाख का 3 मशीन था और मेरे हिसाब से 10% स्ट्रेट लाइन मेथड डिप्री है, मेरे हिसाब से मान लो। तो 3 लाख का 10%, मेरे हिसाब से WDV मेथड है, तो 3 लाख का 10% 30,000 पहला साल का डिप्री, तो बचा 2,70,000। सेकेंड ईयर 27,000 का डिप्री, क्योंकि WDV मेथड है, तो बचा 270 माइनस 27, 243। और फिर 3rd ईयर का डिप्री 20, क्योंकि 3rd ईयर पूरा ऐसे यूज तो हुआ ही है ना। उसके बाद पता चला है, ये डिफॉल्टर का पता तो एंड में पता चलेगा ना, जब EMI फेल करेंगे। तो 243 माइनस डिप्रिसिएशन 24,300 WDV मेथड के हिसाब से 10%, कितना आएगा? 2,18,700। मेरे हिसाब से ये वैल्यू आज के दिन एक एसेट का, या मान लो यही 2 एसेट का वैल्यू है, ये 2 एसेट का ही ओपनिंग वैल्यू था मान लो। अब वो क्या करेगा, मान लो उसका डिप्री का रेट है 10%, लेकिन SLM या कोई और भी परसेंटेज जो भी रहा होगा, हम एक बार 10% SLM में बोलते हैं, तो वो क्या बोलेगा, 2 मशीन का दाम 3 लाख था ओपनिंग में, पहला साल का डिप्रिसिएशन 30 जारी होगा, तो बचा 270। सेकेंड ईयर का डिप्री भी 30 जारी होगा क्योंकि SLM है, बचा 240। 3rd ईयर का फिर 30,000 होगा, 210 उसके हिसाब से वैल्यू। आपके हिसाब से 2,18,000 का एसेट है, 2,18,700, और उसके हिसाब से 2,10,000 है। आपका नुकसान है ना, वो 2,18,000 का मशीन 2 लाख का बता के लेके जा रहे हैं, ये हमेशा नुकसान आना ही आएंगे चंद्रलेखा, ये हो ही नहीं सकता कि वो आप SLM और वो WDV कर ले। और अगर वो करेगा भी तो फिर वो बोलेगा 25% के हिसाब से डिप्री करेंगे, वही मतलब हर हाल में घुमा फिरा के परचेजर का ही लॉस है। अरे नहीं तो हम उसको बोलेगा हाँ भाई ले जा, बढ़िया है, नहीं देंगे तेरा पैसा जा। तो ये हमेशा ऐसा ही रूल रहता है। तो अब यहां पर कौन सा वैल्यू ले, देखो अब क्या होगा चंद्रलेखा, 3rd ईयर में खाली समझना, हम अभी वो वर्किंग पार्ट नहीं सिखाया कि इंटरेस्ट और कैसे आएगा। 3rd ईयर में क्या होता है चंद्रलेखा, ये इंटरेस्ट सब सेम ही लिखे होते हैं, बाय BD बाय इंटरेस्ट, इसमें कोई चेंज नहीं होता। यहां क्या होता, वो एसेट को कितना का मान के ले जा रहे हैं, 210, हम यहाँ 210 ही लिखते हैं, ठीक है। और अब जो बैलेंस CD बचता वो यहाँ बैलेंस CD बच जाता,
ठीक है, यही 210 हम यहां लेके जाते, जितना मैं उठा के ले गया। हाँ अब मेरे हिसाब से उसका वैल्यू 2,18,700 है। कितने का लॉस हो रहा है? 8,700। हाँ ये 8,700 यहाँ बाई पीएल लिखते हैं, बैलेंसिंग फिगर को बाई पीएल नहीं करते। ठीक है, ये 8,700 यहाँ था, और बाकी कुछ भी अगर बैलेंस शीट बचता तो बैलेंस शीट बचता है। यहाँ पे डिफरेंस तो आएगा, डेबिट माइनस क्रेडिट करके बैलेंस शीट। तो पहला वाला मेथड यानी फुल रिपोजिशन में वेंडर अकाउंट में जो बैलेंस बच रहा था फाइनल, वो पूरा का पूरा ही मान ले रहे थे एसेट का वैल्यू है, और वेंडर अकाउंट बंद, उसी वैल्यू को एसेट अकाउंट में लिख दे रहे थे, और जो भी डिफरेंस आ रहा था उसको लॉस मान के बाई पीएल करके दोनों अकाउंट क्लोज कर दे रहे थे। लेकिन जैसे ही हम इसको पार्शियल रिपोजिशन में लेकर आया, हम निकाला कि वो एसेट का कितना दाम मान रहा है और हम कितना दाम मान रहे हैं ईयर एंड। अब वो जितना में उठा के लेके जा रहा है वो हायर वेंडर में 2 एसेट लिखा, तो ऑब्वियसली वहां में बैलेंस शीट बच जाएगा। हाँ और वही फिगर हम बाई हायर वेंडर बोल के एसेट अकाउंट में लिखा, और उसका और मेरे वैल्यू का जो डिफरेंस आया वो पीएल में डाला। बैलेंसिंग फिगर पीएल नहीं हुआ, उसका और मेरे फिगर का जो डिफरेंस आया वो पीएल में डाला, और वही बात है, फिर बैलेंस शीट भी बच जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है ना? हाँ और वो ऐसे कंटिन्यू रह जाएगा आने वाले साल में। आपको आने वाला साल का नहीं बनाने पड़ेगा, डोंट वरी। आपको वहीं पे बोलेगा बस एसेट का बैलेंसिंग फिगर निकाल के छोड़ बचा हुआ एसेट का। तो ये है दोनों कहानी। पहले बात तो ये क्लियर है। हाँ सर। ये हो गया पहला पार्ट खत्म, और यही एग्जाम में मैक्सिमम चांस है। अच्छा अब पंगा आते हैं उस वर्किंग पे। ठीक है, हाँ एक मेथड है वर्किंग का जहां आपको रिवर्स में, ये तो सीधा सीधा ही चल रहा है, नहीं आप हाँ ठीक है, एग्जाम्पल कर 2-3 एग्जाम्पल है। एक कहानी है यहाँ पे आपको इंटरेस्ट का परसेंटेज दे देगा, गुड्स का कैश प्राइस भी दे देगा, और हर इंस्टॉलमेंट का वैल्यू भी दे देगा, यानी एवरीथिंग गिवन। मेन 3 ही डेटा तो चाहिए, सीपी, ईएमआई का हर साल का वैल्यू और इंटरेस्ट का परसेंटेज। यहां तो जिंदगी बहुत आसान है। ठीक है, यहां सीधा सीधा चल रहा है। 3 ही टाइप का वर्किंग का केस बन सकता है, हम तीनों वर्किंग का केस बता दे रहे हैं, और चैप्टर खत्म। और पहला पार्ट मेजोरिटी पार्ट खत्म, फिर 2 छोटे छोटे मेथड बचेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे। तो चलो अब यहां पे करते हैं। सर यहां तो बहुत आसान है। क्या बोला है देखो, एक्स परचेज है कार और हायर परचेज, जिसका कैश प्राइस है 4.5 लाख। इसका पेएबल कैसे है? हाथों हाथ डाउन पेमेंट में 90,000 दे रहे, और बाकी 3 इंस्टॉलमेंट में दे रहे, 1,70,000, 1.5 लाख और 1,08,460। बेटा इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है कि सिर्फ एसेट का दाम है? ये ईएमआई का जो वैल्यूज है, इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। हाँ तभी तो झमेला है सर। अगर ये कैश प्राइस होता तो हर बार बचा हुआ वैल्यू का तो आप डिप्री निकाल ही लेते। हाँ बचा हुआ वैल्यू का इंटरेस्ट फैक्टर तो निकाल ही लेते, क्योंकि इंटरेस्ट का बेसिक फंडामेंटल वो तो यही है पूरा जिंदगी में, कि जो वैल्यू देना बाकी है उसका, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते रहो। ठीक है ना? पर पंगा से यह है कि ये ईएमआई में इंटरेस्ट भी है, 1,70 में इंटरेस्ट भी है, प्रिंसिपल भी है, तो दोनों को सेग्रीगेट करने का मेरा माथा पच्ची है, क्योंकि हमको एवरी ईयर का इंटरेस्ट अलग चाहिए। अभी आप सीखे हायर वेंडर में हर ईयर का इंटरेस्ट अलग से लिखना है क्रेडिट साइड में। हाँ चलो ठीक है सर। तो सर देखिए कैसे हुआ। सर 4.5 लाख देना था एसेट का, तुरंत पैसा करते तो 4.5 लाख कैश प्राइस है। हाँ हाथों हाथ डाउन पेमेंट दे दिया 90,000। हाँ तो मेरा अभी भी कितना देना बचा? 3,60,000। हाँ तो पहला साल उस 3,60,000 पे इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना? क्लियर है? हाँ तो 3,60,000 का 10% 36,000 इंटरेस्ट। तो ईएमआई भरे 1,70, इसमें 36,000 अगर इंटरेस्ट है तो कैश प्राइस कितना है? 1,34,000। ठीक है? हाँ
अब ये 3,7 देना था, उसमें 1,34 कैश प्राइस चुक गया। अभी भी और कैश कितना, कैश प्राइस कितना देना है? 2,26,000। ठीक है, सर सेकंड वाला एक और बार आराम से देखो चंद्रलेखा, ऐसे करते हैं। 4.5 लाख देना था बेटा, हाँ जिसमें से 90,000 तो हाथों हाथ डाउन पेमेंट दे दिए डीपी, हाँ तो अभी भी 3,60,000 देना है। हाँ पहला साल का एंड आएगा, एंड फर्स्ट ईयर एंड, हाँ हाँ उस दिन 3,60,000 का 10% ब्याज देंगे। तो बेटा फर्स्ट ईयर में हम EMI चुका रहे हैं 170, उसमें अगर 36,000 ब्याज है तो बाकी तो प्रिंसिपल अमाउंट है, गुड्स का दाम हाँ कितना है वो, 170 में 36 गया, 1,34,000। 134 हाँ हाँ तो बेटा 3,60,000 चुकाना है ना, हाँ उसमें से 3,60,000 चुकाना, उसमें से 1,34 और चूक गया। तो अब सेकेंड ईयर के एंड में कितना चुकाना बाकी रहा? 226,000। वेरी गुड। तो अब उसका 10% देंगे इंटरेस्ट, 22,600। 600 हाँ हम सेकेंड EMI में चुका रहे हैं 1.5 लाख, ठीक बात है। 1.5 लाख में से 22,600 अगर इंटरेस्ट है तो कैश प्राइस कितना है, मतलब गुड्स का प्रिंसिपल वैल्यू कितना चुका रहे हैं? 1,27,400। थर्ड ईयर एंड में उस पर इंटरेस्ट देना है, तो इसमें से पहले 127,400 चुकाओ, 2,26,000 देना है उसको, उसमें से 127,400 गुड्स का दाम फिर चुका दिए, अभी भी और कितना देना बाकी है? 98,600। तो थर्ड ईयर में उस पर इंटरेस्ट देंगे 9,860, है ना। हाँ और थर्ड ईयर में EMI कितना चुका रहे हैं? 1,08,460। हाँ तो उसमें से अगर 9,860 इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल कितना हुआ? 98,600। हाँ देखा, हो गया ना जीरो पूरा, ये प्रिंसिपल जीरो हो गया। तो सॉल्यूशन का तरीका हुआ, टोटल कैश प्राइस में से जितना प्रिंसिपल चुकाते जा रहे हैं माइनस करते जाओ, और जो प्रिंसिपल बच गया उस पर हर साल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते जाओ। समझे? हम एक लाइन में शॉर्टकट बोल गया। 4.5 लाख कैश प्राइस था बेटा गुड्स का दाम, तो उसमें से जितना कैश प्राइस हर बार 90,000, आपका 2 लाख, 1,34,000, 1,27,400, हर EMI में उसका प्रिंसिपल वैल्यू उस प्रिंसिपल मेन प्रिंसिपल अमाउंट से माइनस करते गए, और हर बार बचा हुआ वैल्यू पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते गए। ठीक है, हाँ एक तो तरीका ये देगा, जैसे देखो यहाँ पे फिर रिपीट करा है, एक्स परचेज द टीवी और हायर परचेज सिस्टम एज पर द टर्म्स रिक्वायर्ड टू पे 3,000 डाउन पेमेंट, 4,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 3,000 एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर एंड 5,000 एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, और इंटरेस्ट रेट 12% है। यहां पर आपको सीपी गायब है, देख लो, नहीं बता रहे कितना कैश प्राइस है उसका, ठीक है ना। हाँ यहां एक मात्र केस है जहां उल्टा गाड़ी चलाना पड़ेगा। सीपी अगर गायब हो, आई रिपीट, सीपी अगर गायब हो गाड़ी उल्टा चलेगा, बाकी जहां जहां सीपी गिवन होगा वहां सीधा सीधा चल सकता। ठीक है। तो गाड़ी उल्टा चलेगा, मतलब थर्ड EMI कितना चुका रहे हो? 5,000। हाँ 5,000 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, हाँ इंटरेस्ट का रेट है 12%, हाँ मतलब 5,000 अपने आप में कितना है? 112। हाँ तो 12 कितना होगा? 535.7। 536 ले लो, राउंड फिगर ले सकते हो, 536 ले लिए। हाँ तो बेटा अगर 5,000 का EMI चुकाए हो, उसमें से 536 ब्याज है, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी? 4,464। हाँ ये हम प्रिंसिपल 1 मिल गया हमको, ठीक है। बैलेंस मेरा कैश पेमेंट होगा, ठीक है। हाँ सर। अब आ जाओ फिर से, सेकंड EMI में कितना चुका है? 3,000। हाँ, और पूरा थर्ड EMI का कितना चुकाना बाकी है? उल्टा गाड़ी चल रहा है, 4,464।
हाँ मतलब अगर हम पूछे सेकेंड ईयर के एंड में मेरा कितना पेमेंट बाकी है चंद्रलेखा, लॉजिक समझो, उल्टा गाड़ी चलाना ठीक है, पहले दिमाग में क्लियर करो हम कर क्या रहे हैं। जब हम बोलते हैं 5,000 हम ईएमआई चुकाए हैं थर्ड ईयर में, तो थर्ड ईयर के एंड में अगर हम पूछते हैं आपसे कि मेरा कितना चुकाना बाकी है, आप बोलते 536 ब्याज और 4464 कैश प्राइस। वैसे सेकेंड ईयर के एंड में आपसे हम पूछते तो आप बोलते सेकेंड ईयर का ईएमआई प्लस थर्ड ईयर का प्रिंसिपल, हाँ यानी आपको 7464 चुकाना है। सेकेंड ईयर में अगर हम आपको बोले हम अभी पूरा पेमेंट क्लियर करना चाहते हैं, तो आप सेकेंड ईयर का ईएमआई में इंटरेस्ट भी लेते, लेकिन थर्ड ईयर का ईएमआई का इंटरेस्ट लेते क्या मेरे से? नहीं। क्यों लेते सर? आप पहला ही दिन चुका दिए तो काहे का ब्याज? तो जब हम आपसे सेकेंड ईयर के एंड में पूछते हैं कि मेरे को कितना चुकाना है, तो आप बोलोगे 3,000 थर्ड ईयर सेकेंड ईयर का ईएमआई प्लस थर्ड ईयर का प्रिंसिपल, तो 7464 चुकाना है। हाँ तो वो डिवाइडेड बाई 112 इंटू 12 कर लो, फिर उसमें से इंटरेस्ट आ जाएगा। सेवन नाइन नाइन पॉइंट 799.7, तो उसको 800 ले सकते हैं हाँ राउंड फिगर में, हाँ है ना? हाँ चलो ठीक है सर, ये देखिए आपका 800 का इंटरेस्ट है। बाकी 2200 आप चुकाए हो कितना का ईएमआई? सेकंड ईएमआई कितने का भरे हैं आपने? 3,000। हाँ 3,000 में अगर 800 मेरा इंटरेस्ट है तो बाकी 2200 प्रिंसिपल है। चलो ठीक है, फिर आ जाओ बेटा, फिर थर्ड ईयर के फर्स्ट ईयर के एंड में अगर हम आपको बोलता, उल्टा चल रहा है ना, थर्ड सेकंड फर्स्ट ईयर के एंड में अगर हम आपको चंद्रलेखा बोले कि हमको आपको कितना चुकाना है, हाँ आप बोलते फर्स्ट ईयर का ईएमआई वैल्यू विथ इंटरेस्ट वाला प्लस सेकंड और थर्ड ईयर का प्रिंसिपल, ये तो बोलते। हाँ तो हमको आपको कितना चुकाना है? थर्ड ईयर का ईएमआई कितना है मेरा, और फर्स्ट ईयर का 4,000। फर्स्ट ईयर का ईएमआई हाँ 4,000। कहाँ दिया क्वेश्चन? अच्छा ये 4,000 चुकाना है, तो 4,000 प्लस 2200 कितना आएगा इंटरेस्ट? 6,200 डिवाइडेड बाई 112 इंटू 12 हाँ कितना आएगा? एक मिनट गलती हो गया। अरे सेकंड और थर्ड ईयर दोनों ईयर का प्रिंसिपल ना, तो हम तो खाली 2200 जोड़ा है, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल था वो तो मतलब 4,000 फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल ईएमआई प्लस सेकंड ईयर का प्रिंसिपल 2200 और थर्ड ईयर का प्रिंसिपल 4464, तीनों जोड़ो डिवाइडेड बाई 112 इंटू 12। फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल तो जोड़ना ही भूल गए। हाँ 4,000 प्लस 2200 प्लस 4464 हाँ डिवाइडेड बाई 112 इंटू 12। हाँ 1142.5। 1142 या 1143, ठीक है 0.5 आया, ये आपका इंटरेस्ट होगा। तो 4,000 का ईएमआई चुका है, उसमें से ये आपका इंटरेस्ट, बैलेंस आपका प्रिंसिपल है 2857, ठीक है। हाँ और प्लस डाउन पेमेंट, सारा प्रिंसिपल जोड़ना है ना, वो सीपी चाहिए। हाँ देखो हर ईयर का इंटरेस्ट तो देखो अलग अलग मिल ही गया, हाँ तो देखो कैसे सॉल्व किया। 5,000 का इंटरेस्ट अलग निकाल के लिख दिया, प्रिंसिपल अलग, प्लस सेकंड ईयर का ईएमआई जोड़ा तो ये 3 प्लस ये तो 7464, फिर उस पर भी डिवाइडेड बाई 112 इंटू 12, ये इंटरेस्ट अलग प्रिंसिपल अलग। अब फिर वो 6664 प्लस 4,000 यानी 10,664, उसमें भी फिर भाई इंटरेस्ट अलग और प्रिंसिपल अलग। अब ये वाला प्रिंसिपल मतलब 2857, 2200 और 4464 और प्लस डाउन पेमेंट भी तो दे रहे हैं उसको हम कुछ 3,000, है ना। हाँ सब जोड़ लो तो फिर उसका कैश प्राइस आ गया 12,521। तो पहला तरीका जहां सीपी पता था वहां सीधा सीधा चले,
हर ईएमआई में से सीपी प्रिंसिपल अलग करके मेन सीपी से प्रिंसिपल्स माइनस करते रहे और उसी में बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते रहे। यहां पर उल्टा चले, हर ईएमआई में से डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट इंटू रेट करते रहे। ये देखिए 100 प्लस रेट इंटू रेट 112 डिवाइडेड बाई 112 यानी 100 प्लस 12 और इंटू 12, तो 100 प्लस रेट इंटू रेट। फॉर्मूला क्या बन रहा है? ईएमआई डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट इंटू रेट, तो मेरा इंटरेस्ट का फिगर आ गया। अब प्रिंसिपल कैसे आएगा? सर ईएमआई माइनस इंटरेस्ट कर दीजिए, आपका प्रिंसिपल आ जा रहा है हल्का। और अगला ईएमआई के साथ पिछले सारे प्रिंसिपल को ऐड करके फिर उस पर इंटरेस्ट निकाल ले रहे। ये तो कर रहे हैं। हाँ ठीक है, क्लियर है बात? हाँ चलो, और थर्ड और आखिरी केस। सर यहां क्या देगा? यहां पे मेरे को हायर परचेज प्राइस बता रहा है, डाउन पेमेंट भी बता रहा है। बेटा क्या बता रहा है? हायर परचेज प्राइस मतलब सारा ईएमआई का वैल्यू, यही तो बोलेंगे एचपी प्राइस। हाँ मतलब गुड्स का प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट। एचपी प्राइस यही होता है। वो बता दिया मेरे को डाउन पेमेंट बता दिया, और मेरे को चारों फाइनल एनुअल इंस्टॉलमेंट भी बता दिया। ठीक बात? हाँ अब आपको बता रहा है हर ईएमआई में कैश प्राइस और डाउन इंटरेस्ट दोनों है, तो सर वो तो हमको पता था, लेकिन यहाँ इंटरेस्ट का परसेंटेज क्या है? तो पहला केस जहां सीपी पता था, इंटरेस्ट पता था, तो वहां सीधा सीधा निकाल लिए। दूसरा केस जहां सीपी गायब हो तो दूसरा केस एप्लीकेबल हो जाएगा, और जहां इंटरेस्ट और सीपी दोनों गायब हो वहां थर्ड केस एप्लीकेबल हो जाएगा। बस बात खत्म। कब कौन सा एप्लीकेबल होगा वो भी याद करने का ट्रिक दीजिए। ठीक है? हाँ सर यहाँ क्या करना है? सर यहाँ सिंपल रखना है। मेरे को पहले मेरा डाउन पेमेंट 60,000 है, हम टोटल पेमेंट कितना कर रहे हैं पहले वो निकालो। सर आप एक बार में 60,000 डाउन पेमेंट दे दे रहे हैं, वो एचपी प्राइस नहीं दिया बेटा, एचपी प्राइस देगा, डाउन पेमेंट दिया 60,000 और फिर सारा ईएमआई दिया, सब जोड़ के हम 2.5 लाख चुका रहे हैं। ये 2.5 लाख इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, मतलब गुड्स का दाम प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हाँ ठीक है सर। अब ना उसका रेशियो निकालो, 55:50:45:40, लेकिन गुड्स का तो कैश प्राइस गायब है ना। हाँ वो भी तो गायब, वो नहीं निकलेगा। ओ अच्छा, इंटरेस्ट तो मिल जाएगा, हर एक का गैप ही तो इंटरेस्ट, और हर एक का गैप सेम है। यहाँ इस टाइप का क्वेश्चन में हर एक का गैप सेम देगा, मतलब 5,000 हर ईएमआई में इंटरेस्ट है। अच्छा, तब तो आसान हो गया। सर अगर 55,000 का ईएमआई है तो 5,000 ब्याज है, मतलब 50,000 कैश प्राइस है। सर सेकंड ईएमआई में 50,000 अगर आप चुका रहे हैं, 5,000 ही इंटरेस्ट है, तो 45,000 कैश है। 45,000 ईएमआई चुका रहे हैं थर्ड इंस्टॉलमेंट में, 5,000 कैश इंटरेस्ट है, तो 40,000 कैश है। और फोर्थ में अगर 40,000 चुका रहे हैं, 5,000 इंटरेस्ट है, तो 35,000 कैश है। और डाउन पेमेंट में तो कभी कोई इंटरेस्ट होता नहीं है, क्योंकि तो फर्स्ट जगह चुका दे रहे, तो पूरा ही कैश है ना। हाँ तो 60,000 प्लस 50,000 प्लस 45,000 प्लस 40,000, हम इंटरेस्ट हटा रहे हैं हर एक में से, प्लस 35,000, ये तो हुआ। हाँ इनको खाली जोड़ लो, आपका सीपी आ जाएगा। ये सब अपने आप में सीपी तो है, प्रिंसिपल वैल्यू। हाँ तो कितना होगा? 50 और 40 90, 60 और 90 हो गया 1.5 लाख, और 45 और 35 80, 2,30,000। 30,000 का इंटरेस्ट बन रहा है। सर बन भी रहा है, देख लीजिए, 4 इंटरेस्ट मिला के। हाँ ये तो मिल गया अपने को, तो आसान हो गया। तो ये था आपका केस। एन्युटी वाला सम्स आपको देगा नहीं, दे तो बहुत ही आसान होता। जो भी मेरा प्रेजेंट वैल्यू है उसमें एन्युटी से मल्टीप्लाई कर लो, आपको एन्युटी फैक्टर दे देगा हर ईयर का, उससे मल्टीप्लाई कर लो, आपका प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगा। ईएमआई का वैल्यू इंटू एन्युटी रेट कर लो, आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ये मेथड आपको देगा ही नहीं कभी, इसीलिए क्योंकि ये दे एमसीक्यू में देता, बट एमसीक्यू में इसका जगह कम बनता है। ठीक है,
हाँ तो ये था आपका अलग अलग टाइप का कैलकुलेशन का बात, और पहला मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन जहाँ लेजर खोलने को। और एग्जाम में देखना ठीक। अपना एक बार क्रैकर खोल के, आपको 99% यही मिलेगी। ठीक है। स्टॉक डेटा या फाइनल अकाउंट मेथड कम मिलता है क्योंकि वो बहुत सिंपल भी है और बहुत छोटा भी। नेक्स्ट क्लास में उसको खत्म कर देंगे, आपका हायर परचेज भी खत्म हो जाएगा। इसका लेकिन पहले प्रैक्टिस करो।